हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 7 विच इज योर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर एंड जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। Guys, you just have to keep one thing in mind कि we have completed total 6 chapters in all which were belonging to physical chemistry। ठीक है, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 फॉलोड बाय चैप्टर 6। इतना हम लोगों ने वन शॉट वीडियो पूरे देख लिए हैं, पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ वी आर स्विचिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। चलिए डिस्कस करते हैं अपने इस चैप्टर को कि ये वाला चैप्टर कहता क्या है और इसके वन शॉट वीडियो को। जैसे कि एज यू ऑल नो कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, नो डाउट, लेकिन फिर भी हम लोग विल ट्राई टू कि हम लोग इस चैप्टर को भी कवर कर सके विद इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। अब ये जो इंट्रोडक्शन है, जैसे कि अगर मैं बात करती तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो आपके क्वेश्चन से डिलीट हो चुका है। मतलब इंट्रोडक्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है क्योंकि ये पोर्शन पूरा डिलीट हो गया है। अगर मैं ऑकरेंस की बात करती हूँ तो ऑकरेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इसमें ये याद रखना है कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स का एक और नाम होता है चाल्कोजेंस, और चाल्कोजेंस को ही हम लोग और फॉर्मिंग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। मतलब आपको पूरा ऐसे याद नहीं रखना है कि पूरी की पूरी जितने भी कहानी है वो आपको कोई काम की नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स को हम लोग चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, और चाल्कोजेंस का मतलब ही और फॉर्मिंग एलिमेंट्स होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो और को फॉर्म करते हैं। ठीक है, बाकी ये इंफॉर्मेशन जो है ये कुछ भी काम की नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 17 एलिमेंट्स की, तो आपको ये याद रखना है कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं। हैलोजेंस का मतलब ही होता है ऐसे एलिमेंट्स जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। याद रखना, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो नाम है ये नाम नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। सिर्फ इतना याद रखना कि ग्रुप 17 को हैलोजेंस बोलते हैं, और हैलोजेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। चलिए आगे देखते हैं। ये पार्ट भी कोई काम का नहीं क्योंकि ये सब मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो इसका टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपको जो पार्ट पढ़ने का है, एक सेकेंड, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो भी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं, ये मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे थोड़ा, मतलब आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो आपको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है कि जितने भी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम लोग इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इनर्ट गैसेस को ही हम लोग नोबल गैसेस भी बोलते हैं, और इसी के साथ साथ इसी को हम लोग जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। ये इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, जैसे ग्रुप 17 के हैलोजेंस, ग्रुप 16 के चाल्कोजेंस, ग्रुप 18 के अलग अलग गैसेस है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो बेसिकली अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे क्या होता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता हो तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत इजीली लिख सकते हो। सपोज अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 16 की, तो आपको बस इतना ही नंबर याद रखना है कि 16 में हमेशा 6 होता है, ये आप याद रखो। फिर आपको ये भी याद रखना है कि 17 में हमेशा 7 होता है, और आप ये भी चीज दिमाग में बहुत अच्छे से फिट कर लो कि 18 का मतलब 8 होता है। तो 16 का मतलब 6 होता है, 17 का मतलब 7 होता है, और 18 का मतलब 8 होता है। ऐसे आप याद कर लो। अब देखो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे हैं ना सेकेंड पीरियड के, इसलिए यहाँ पे n का वैल्यू 2 लिखा गया है। हर तरफ n का वैल्यू आपने 2 लिया है, समझ गए ना, ऐसा। फिर यहाँ पे ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है। ऐसे हम लोगों ने पीरियड वाइज वैल्यू को अरेंज किया है। ये जो मैंने नीचे में नंबर्स लिखे हैं, समझ जाओ ये n का वैल्यू है। अब हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी साइड में लिख लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या आपको करने का है। तो जरा ध्यान देना, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे NS NP, यहाँ पे भी लिखेंगे NS NP, और यहाँ पे भी आप लोग लिखो NS NP। मतलब मैंने हर जगह पे NS NP NS NP लिखा क्योंकि मुझे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है।
अब n का वैल्यू तो भाई आप लोग ये पीरियड नंबर को देख के लिख सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग खुद भी लिख सकते हो, उसका कोई भी इशू नहीं होगा। सभी के s में 2-2 इलेक्ट्रॉन को डाल दो, सभी के s में ज्यादा सोचे बिना 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। अब जरा इधर देखो, 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है, तो np में 4 जाएगा। 7 - 2 कितना होता है, 5 होता है, तो np में 5 जाएगा। 8 - 2 कितना होता है, 6 होता है, तो np में 6 जाएगा। ऐसे आपको लिखना है। अब देखो हर तरफ, जैसे n की जगह पे यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि ये सेकेंड पीरियड के, इसलिए n की जगह पे 2 लिखा है, तो 2s2 2p4, 3s2 3p4, मतलब ns2 np4 जनरल है, तो 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4। तो हर जगह पे अपन ने वैसा ही लिखा है। तो अगर आपको जनरल पता चल जाए तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप खुद से भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड आपको n का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, इसलिए आपने n के जगह पे 3s2 3p4 लिखा। यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, तो 4s2 4p4। उसके बाद अपन लोग बात कर रहे हैं ग्रुप 17 की। याद रखना कि 17 में हमेशा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, इसलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2 np5। अब देखो 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5, मतलब सभी का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल इससे मैच करता है। समझ गए ना। अगर n का वैल्यू 2 है तो 2s2 2p5, n का वैल्यू 3 है तो 3s2 3p5। अब ग्रुप 18 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 18 में आप सभी को 8 दिख रहा है और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np6, तो 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 और 6s2 6p6। जब n का वैल्यू 2 है तो 2s2 2p6, जब n का वैल्यू 3 है तो 3s2 3p6। आई होप सभी को ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई है। लेट्स मूव अहेड एवरीवन। उसके बाद में अपन लोगों ने अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा, तो ये अभी हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आपका डिस्कस हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज को। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में टोटल 4 टाइप की एटॉमिक प्रॉपर्टीज है जो हमको डिस्कस करनी है, जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहली जो एटॉमिक प्रॉपर्टी है ना, वो है आपकी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी एटम का जो भी सेंटर से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक के जितना भी डिस्टेंस होता है उसको हम लोग एटॉमिक या आयोनिक रेडियस बोलते हैं। अगर हम रेडियस की बात कर रहे हैं ऑफ एटम तो वो रहेगा एटॉमिक रेडियस। अगर हम रेडियस की बात कर रहे हैं ऑफ आयन तो उसको बोलेंगे आयोनिक रेडियस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो, जैसे जैसे आप नीचे 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 मूव करते जाते हो, वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स जो है वो ऐड होते जाते हैं। मतलब पहले 1 शेल था, फिर 2 शेल आए, फिर 3 शेल आए, फिर 4 शेल आए। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो ऐड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसलिए आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, तो जो भी आपका एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं। इन द सेम फैशन जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझ गए ना। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। समझ गए सभी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि जितनी भी एनर्जी आपको लगती है किसी एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए, जब भी आप एटम को आयन में कन्वर्ट करते हो मतलब ही आप वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो। तो जितनी भी एनर्जी आपको लगती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए किसी एटम से, मतलब ही एटम को आयोनाइज करने के लिए, उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। आपको ये भी बात बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है कि जो भी आपका एटॉमिक रेडियस होता है, जो भी आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ही हम लोग IE भी बोलते हैं, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस को। ये चीज हमेशा दिमाग में अच्छे से रीड कर लो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस।
अब टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस तो आपका इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज होता है, इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होंगी। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपने यहाँ पे ये देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होगा, मतलब जो भी आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो एटॉमिक रेडियस को हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद में ये जो जितने भी टेबल्स यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं ना, ये टेबल्स को पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है जितने भी ऐसे डेटा वाले टेबल्स हैं ये डिलीट हो गए, तो ये टेबल आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इनकी तरफ देखो भी मत, क्योंकि अगर आप ये टेबल की तरफ देखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला पेपर में। यस, चलिए अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं गाइस वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है जो भी टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की। सपोज ये दो एटम है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर मैं सपोज बोलती हूँ कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि बी के पास पावर भी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचने का। इसको बोलते हैं हम लोग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने का जो पावर होता है उसी का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको पेपर में कोई भी नहीं पूछने वाला, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक चीज जो याद रखना है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन, ये कैसे क्या वो वेरी करता है। ठीक है, तो आपको ये भी बात बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आप लोग ही मुझे बताइए भाई। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होते जाता है, ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो याद रखना कि अगर एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने से होता है डिक्रीज, तो ऐसे केस में जो भी आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होगा और जो भी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। तो याद रखना कि एटॉमिक रेडियस को आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एटॉमिक रेडियस को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, मतलब जब आप ऊपर से नीचे आते हो, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि ऊपर से नीचे आने पर जो भी एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा और जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी डिक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस को आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि फ्लोरीन जो होता है वो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब आप दिमाग में जस्ट फिट कर लो कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। दिस कैन कम फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है जो भी एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, क्योंकि इसका नाम ही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का गेन होने वाला है, इसलिए उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये भी बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा ही होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो भी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक रेडियस है लेफ्ट टू राइट जाने पे वो डिक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस को। इन द सेम फैशन जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो एटॉमिक रेडियस तो आपका इंक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रहा है और इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना वो भी डिक्रीज ही होगा। याद रखना कि ऊपर वाला एरो मतलब इंक्रीज, नीचे वाला एरो मतलब डिक्रीज, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
अब जो एक्सेप्शंस है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसे समझाया तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट अगर मैं हम अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखो क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। मतलब वो ये बोल रहा है कि ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा क्यों है ग्रुप 16 से, उसका क्वेश्चन ये है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली और सबसे काम की चीज, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्रुप 15 एलिमेंट के लिए, वो होता है NH2NP3। याद रखना, ग्रुप 15 एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3। इसी के साथ साथ जो भी ग्रुप 16 एलिमेंट है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो है NH2NP4। तो ग्रुप 15 का है NH2NP3 और ग्रुप 16 का है NH2NP4। तो अब अपन लोगों को ये डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि S सब शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, P की होती है 6, D की होती है 10 और F की होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स की। ये होता है कंप्लीटली फील्ड के केस में। वही अगर मैं बात करूं हाफ फील्ड के केस में, तो S का हाफ फील्ड है 1, P का है 3, D का है 5 और F का है 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिखा। तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया एवरीवन, यू हैव ऑब्जर्व्ड हियर वन थिंग एंड दैट थिंग इज कि यहाँ पे जो P है, अगर P में 6 आ जाए या 3 आ जाए तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ग्रुप 15 के केस में P3 आ रहा है और P में अगर 3 आता है तो वो कैसा होता है, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और स्टेबल चीज को तोड़ने के लिए, आयोनाइज करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, इसीलिए ग्रुप 15 एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट। आई होप सभी को क्लियर हो गया, क्योंकि 15 में NH2NP3 है और 3 जब आ जाता है P में, चाहे 6 या 3, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर वो स्टेबल है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। चलिए आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर एंड क्लोरीन आर एक्सप्लेन दी ऑब्जर्व ट्रेंड। वो आपको ऑब्जर्व ट्रेंड पूछ रहा है, तो बस आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि सल्फर जो है वो लेफ्ट साइड में और क्लोरीन जो है वो राइट साइड में। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अभी आप लोगों ने ये देखा कि जो भी आपका एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज होता है। इसी के साथ साथ आपने यहाँ पे ये भी देखा कि जो भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है जो कि एटॉमिक रेडियस का उल्टा है वो इंक्रीज होता है। मतलब ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए क्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है जैसे कि डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका नेचर कैसा है, ये सारी चीजें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। तो उसमें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 16 को, जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है ये ऑक्सीजन से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं और इसी को हम लोग चार्कोजेंस भी बोलते हैं। फिर आपने यहाँ पे ये देखा कि जो ऑक्सीजन होते हैं वो गैस होती है। आपको सभी को पता है कि हम लोग जो इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन गैस ही तो है, लेकिन बाकी सारे जो एलिमेंट है जैसे कि सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, वो सब सॉलिड है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही गैस नेचर की होती है। सेकेंड थिंग आपको ये भी याद रखना है कि जो भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाता है वैसे वैसे वो भी इंक्रीज होते जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई कि अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, है ना, तो एटॉमिक मास नंबर भी इंक्रीज होगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ता है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। और ये भी बात बहुत अच्छे से याद रखना है फॉर एमसीक्यू कि ग्रुप 16 के एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा आपको एलोट्रॉपी दिखाते हैं। एलोट्रॉपी मतलब कि अलग अलग फॉर्म, जो अभी अपन फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट जब अलग अलग फॉर्म दिखाता है, अलग अलग कंपाउंड आपको शो करता है, अलग अलग फॉर्म शो करता है, तो उसको हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स आपको एलोट्रॉपी शो करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन दैट ऑफ क्लोरीन बाय। वो आपको ये बोल रहा है कि अगर मैं फ्लोरीन की बात करती हूँ तो फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, लेकिन सेकंड वो आपको ये बोल रहा है कि अगर मैं क्लोरीन की बात करती हूँ
तो क्लोरीन का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो वो आपको ये पूछ रहा है भाई कि ऐसा क्या है फ्लोरीन में कि फ्लोरीन इजीली टूट जा रहा है और क्लोरीन को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है, जबकि ये दोनों तो सेम ही है, इनका स्ट्रक्चर भी सेम है। तो ऐसा क्या हो रहा है? तो याद रखना कि जो भी आपका F2 मॉलिक्यूल है, मतलब जो भी आपका फ्लोरीन है, उसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है भाई, साइज जो है बहुत छोटा है। और क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, जैसे कि आप सभी को पता है कि नीचे जाने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो साइज है वो बड़ा है। अब फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर फ्लोरीन के घर का साइज छोटा है, अगर घर का साइज है छोटा, ठीक है, और रहने वाले लोग हैं 4-4, इतने बड़े बड़े लोन पेयर छोटे से घर में अगर रहेंगे तो झगड़े बहुत ज्यादा होंगे, मतलब ही इनके बीच में रिपल्शन भी कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है भाई, इतना सा घर है, क्योंकि फ्लोरीन के घर का साइज है छोटा, मॉलिक्यूल का साइज है छोटा, और इतने बड़े बड़े लोन पेयर उस छोटे से घर में रहेंगे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, मतलब ही झगड़े बहुत ज्यादा होंगे। इसके वजह से ये बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही आसान है और ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। बट अगर मैं वही बात करती हूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन के केस में क्लोरीन का साइज बड़ा है। अगर घर का साइज है बहुत बड़ा और रहने वाले 4 बड़े बड़े लोग हैं, तब उसमें कोई भी झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि घर का साइज बड़ा है तो हर एक लोन पेयर अपने अपने घर में रह सकता है, अपने अपने रूम में रह सकता है। तो ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी कैसी लगती है, ज्यादा लगती है। आई होप सभी को समझ में। फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इसलिए वहां पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना आसान है। लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा है तो ये लोन पेयर आराम से वहां पे स्टेबल है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है। ब्रेक करने वाली एनर्जी को ही हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। उसके बाद में है ग्रुप 18 एलिमेंट जो होते हैं नोबल गैसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि नोबल गैसेस हमेशा मोनो एटॉमिक होते हैं, क्योंकि वो अपने आप में मस्त होते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हो तो उनका कॉन्फ़िगरेशन ही होता है NH2NP6। तो 2 + 6 कितना होता है, आप लोग ही बता दो भाई। 2 + 6 का मतलब 8 होता है, और 8 का मतलब ही ये है कि जितने भी आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब वो लोग सारे के सारे कैसे है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो किसी के भी साथ में बॉन्ड नहीं बनाते और वो हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, जाहिर सी बात है भाई, वो गैसेस है, गैसेस कभी भी वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल ही रहती है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी लो होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबल गैसेस जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना लो क्यों है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो भी गैसेस होती हैं, गैसेस के बीच में जो भी इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है वो काफी वीक होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं। लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। बट गैस में तो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर एक दूसरे से होते हैं। इसका मतलब उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है वो बहुत कम है ना। इसलिए आप उसको इजीली बहुत लो टेम्परेचर पे बॉईल भी कर सकते हो और मेल्ट भी कर सकते हो, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनामोलस बिहेवियर को, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल पेपर में एक क्वेश्चन आएगा। एक तो पेपर में पूछा जाता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, या तो पूछा जाएगा एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। हर साल पेपर में इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा कि कोई साल ऑक्सीजन आता है, कोई साल फ्लोरीन आता है, दोनों साथ में नहीं आता, लेकिन हर साल पेपर में इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही है, और वो भी 2 मार्क के लिए आता है। तो चलो डिस्कस करते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन को, कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन क्या कहते हैं। एनामोलस बिहेवियर मतलब ऑक्सीजन फैमिली के अंदर में क्या क्या आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब ऑक्सीजन फैमिली के अंदर में आता है, ओ स से टेको। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा हटकर बिहेवियर दिखाता है, थोड़ा अलग बिहेवियर दिखाता है, जो कि बाकी सारे एलिमेंट नहीं दिखाते। तो उसको हम लोग बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बिहेवियर है एटॉमिसिटी, मतलब अब हम लोग एटॉमिक नेचर के बारे में बताएंगे, इसलिए उसका नाम है एटॉमिसिटी। तो याद रखना कि ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा डायटोमिक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है O2। तो O2 फॉर्मूले से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक नेचर का है, क्योंकि फॉर्मूला ही है O2 मॉलिक्यूल बताया ना ऑक्सीजन।
लेकिन बाकी जो एलिमेंट है जैसे कि सल्फर, पोलोनियम, ये सब एसिड फॉर्म में। देखो ना, सल्फर का फॉर्मूला होता है S8, जबकि वो ऑक्सीजन फैमिली का ही है नो डाउट, लेकिन फॉर्मूला कैसा है S8, मतलब पॉली फॉर्म में, पॉली एटॉमिक फॉर्म में, बट ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में होता है। इन द सेम फैशन अगर मैं मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करती हूँ तो ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है, पैरामैग्नेटिक है ना, क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट है सल्फर, सेलोडियम, टेलोडियम, वो सब डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो ऑक्सीजन आपको -2, -1 और +2 ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, सिर्फ ये 3 ही दिखाता है, -2, -1 और +2। लेकिन जितने भी बाकी एलिमेंट्स है वो आपको -2, +2, +4, +6 ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, जो कि है नेचर ऑफ हाइड्रेट। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आप ऑक्सीजन लो, सल्फर लो, सेलोडियम, टेलोडियम, पोलोनियम, पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है और हर किसी में H2 लगाओ, हर किसी में H2 लगा के देखो, तो आपने यहाँ पे ये देखा कि H2O जो होता है, मतलब जो वाटर है जो हम लोग रोज पीते हैं, जो कि मैं अभी पी भी रही हूँ, तो H2O जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जो भी बाकी सारे हाइड्रेट्स है ये सब गैसेस होते हैं, आपको पता होगा ना, H2S गैस, H2SE गैस, H2T गैस, तो बाकी सारे हाइड्रेट गैस में है। लेकिन ऑक्सीजन का जो हाइड्रेट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि पानी तो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है ना भाई, समझ गए ना, इसलिए ऑक्सीजन एनामोलस बिहेवियर शो करता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो ये है कि ये रीजंस क्या है। तो एनामोलस बिहेवियर तो अपन ने देख लिया, अब एनामोलस बिहेवियर के अपन रीजन देख रहे हैं। तो रीजन ये है कि एटॉमिक साइज ऑक्सीजन का छोटा होता है, मतलब क्यों ऑक्सीजन एनामोलस बिहेवियर शो करता है। तो याद रखना, पहला रीजन ये है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है ना। आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन पहले आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोडियम, टेलोडियम, पोलोनियम, वो से देखो, तो नीचे ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक साइज जो होता है भाई वो तो आपका बढ़ता है। आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि नीचे से ऊपर जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है ना, ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है। मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज कैसा है, बहुत छोटा है, स्मॉल एटॉमिक साइज। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन के अंदर में डी ऑर्बिटल नहीं है। जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में कभी भी डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इसीलिए ऑक्सीजन आपको एनामोलस बिहेवियर दिखाता है, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज छोटा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। फिर मैं बात करती हूँ एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की। अगर मैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन भी एनामोलस बिहेवियर दिखाता है। रीजन ये है, अगर हमें लिखती हूँ फिर कल बाहर आई आंटी को, अगर मैंने फिर कल बाहर आई आंटी लिखा तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो भी एटॉमिक साइज होता है वो आप सभी को पता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो। मतलब फ्लोरीन का भी एटॉमिक साइज कैसा है, छोटा। तो पहला रीजन वही है, दोनों में सेम रीजन है कि दोनों का एटॉमिक साइज छोटा होता है। वैसे ही जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वैसे फ्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। अब फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड में कभी भी डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे भी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसी के साथ साथ एक रीजन ये है कि फ्लोरीन के अंदर में लो डिसोसिएशन एनर्जी होता है। अभी हमने देखा ना कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और छोटे घर में अगर बहुत सारे बड़े बड़े लोन पेयर रहेंगे तो उनके बीच में क्या होते हैं, झगड़े होते हैं, मतलब ही रिपल्शन होता है। इसलिए लो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिस्कस हो गई, जिसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिसोसिएशन एंथैल्पी, एनामोलस बिहेवियर, एटोमिसिटी, मैग्नेटिक नेचर, ऑक्सीडेटिव, वो सब डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी को। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर में जो मेजर चीज आती है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ चीफ पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो आपने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपके ग्रुप जो भी आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 16 के एलिमेंट है ना, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोडियम, टेलोडियम, पोलोनियम, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP4, ये आप सभी को पता है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो अगर P को 6 करना है, सपोज P में अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप P में डाल देते हो तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
मतलब P कैसा हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। मतलब ही जो P है वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि जितने भी ग्रुप 16 के एलिमेंट है जिनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 है, अगर आप P में 2 इलेक्ट्रॉन को डाल देते हो तो ऐसे केस में P जो है वो 4 + 2 6 बन जाएगा, जो कि कंप्लीटली फिल्ड है और जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है। तो क्या होगा, मतलब ही जो भी आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को वो एब्जॉर्ब करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेंगे। और जब ग्रुप 16 के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर से खुद की तरफ गेन करेंगे तो P का 4 से 6 में कन्वर्शन हो जाएगा, जो कि कंप्लीटली फिल्ड है। तो वही वाली चीज यहाँ पे लिखी कि जितने भी ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसलिए उनके ऊपर चार्ज भी कैसा है, 2-। अब अभी आप सभी को समझ में आया कि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर चार्ज जनरली 2- क्यों होता है, क्योंकि वो एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन करते हैं, इसलिए चार्ज भी आता है 2-। उसके बाद में अब हम लोग देख रहे हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की, तो आपने यहाँ पे ये देखा कि ग्रुप 17 में आता है फिर कल बाहर आई अंटी, मतलब ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मैं 17 की बात करूँ तो 17 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो अगर इसको NH2NP5 से NH2NP6 बनना है तो ऐसे केस में ये वाले ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि P में ऑलरेडी 5 है। अब P को 6 होने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन कर लेता है तो वो P5 से P6 बन जाएगा। उसने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन को। इसलिए जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है वो E-1 चार्ज दिखाते हैं। आपको समझ में आया कि ग्रुप 16 के एलिमेंट E-2 दिखाते हैं और ग्रुप 17 के एलिमेंट E-1 दिखाते हैं। रीजन ये है क्योंकि ग्रुप 16 के एलिमेंट को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कंप्लीटली फिल्ड बनने के लिए, स्टेबल बनने के लिए, और ग्रुप 17 के एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, समझ गए ना, स्टेबल बनने के लिए। कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, और अगर कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो कैसे हो जाएगा भाई, वो स्टेबल हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। अगर मैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की बात करूं भाई, तो ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6। अब ऑलरेडी P में 6 है, मतलब ऑलरेडी जो P है वो कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब ऑलरेडी जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो क्या उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नहीं, इसलिए दे हैव नो टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ये कोई भी टेंडेंसी शो नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद से स्टेबल है। जो खुद से स्टेबल है वो क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। लेकिन फिर भी ज़ेनॉन के कुछ कंपाउंड होते हैं जो आपको बॉन्डिंग दिखाते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी को। तो केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहला पॉइंट आपने यहाँ पे ये देखा कि जितने भी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है वो H2E के फॉर्म में बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स H2 के साथ में ही क्यों जुड़ रहे हैं, दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, H1 के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे, H3 के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे। तो रीजन ये है कि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं, आपको याद रखना है कि ग्रुप 16 के एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा E-2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और E-2 मतलब वो कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ में, समझ गए ना, क्योंकि ग्रुप 16 उसका नाम है ना। और अभी हमने देखा कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टेबल बनने के लिए, मतलब ही वो गेन भी 2 इलेक्ट्रॉन को करते हैं। और अगर वो गेन 2 इलेक्ट्रॉन को करेंगे मतलब उनके ऊपर चार्ज भी कितना आता है, -2। अगर चार्ज -2 है मतलब हाइड्रोजन भी कितने आएंगे, 2। अब आपको ये भी याद रखना है कि H2O कलरलेस होता है और बाकी सारे जो लिक्विड है उनका कुछ स्मेल होता है उनका, और वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपको अब जो काम की बात है वो ये है कि सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ से बहुत बार एमसीक्यू पेपर में आता रहता है, तो वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जरा यहाँ पे एकदम अच्छे से ध्यान देना। आपने यहाँ पे ये देखा कि जो भी एसिडिक कैरेक्टर है हाइड्रेट का वो इंक्रीज होता है, मतलब जब आप H2O से, एक सेकेंड में पूरा अच्छे से देखते हैं, मतलब जब आप H2O से लेके H2T तक के जाते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने से जो भी एसिडिक कैरेक्टर है
एसिडिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होता है। ये चीज आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत बार यहाँ से एमसीक्यू ऑलरेडी आ चुका है। इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो भी थर्मल स्टेबिलिटी, लिखते जाओ साथ साथ में, जो भी थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू में कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। यहाँ पे क्या आएगा, H2O, H2S, H2SE, है ना, ऐसा ये एलिमेंट ऐसे आते थे। तो लेफ्ट टू राइट जाने से एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसके थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। इसी के साथ साथ जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो भी डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो भी आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वो इंक्रीज हो रही है। ये 4 में से एक पॉइंट पे हर साल एमसीक्यू पेपर में आता है, 1 मार्क के लिए कोई भी एक एमसीक्यू आएगा। कभी एसिडिक कैरेक्टर पे आता है, कभी थर्मल स्टेबिलिटी, कभी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कभी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हर साल एक क्वेश्चन तो आता है, तो चारों प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक और चीज जो याद रखना है वो ये है कि वाटर हमेशा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कभी वाटर कभी भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। याद रखना, वाटर डज नॉट प्रोजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। बहुत बार इस पे भी क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा हाइड्रेट है ग्रुप 16 एलिमेंट का जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो याद रखना, वाटर कभी भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की, जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब अगर मैं बात करूं ये सारे एलिमेंट की, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमेशा ये H1 के साथ ही क्यों जुड़ते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें H1 ही क्यों आता है। जैसे ग्रुप 16 में आपने देखा H2E आता है और ग्रुप 17 में H1X आता है, तो H एक ही क्यों आता है। तो उसका रीजन यहाँ पे ये है कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा E1 माइनस में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टेबल बनने के लिए। इसका मतलब E के ऊपर चार्ज पे कितना आता है, 1 माइनस। अगर E के ऊपर चार्ज है 1 माइनस, मतलब जाहिर सी बात है वो कितने हाइड्रोजन के साथ में अटैच होंगे, एक ही हाइड्रोजन के साथ में, इसलिए ये फॉर्म करते हमेशा H1 ही। इसलिए आपने देखा HF, HCl, HBr, HI, ये सब जगह पे हाइड्रोजन एक एक ही है। रीजन ये है क्योंकि इनको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टेबल बनने के लिए, इसलिए उनके ऊपर चार्ज भी एक ही माइनस आता है, इसलिए वो एक ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं। फिर आपको ये भी याद रखना है कि जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रहा है, जैसा यहाँ पे हो रहा था इंक्रीज वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। इसी के साथ साथ जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होते जाती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। जैसा यहाँ पे हो रहा था ना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज, वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। मतलब ग्रुप 16 और ग्रुप 17 ऑलमोस्ट आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, और ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज हो रहा है, ये सारे हाइड्रेट के केस में, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। जो भी थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो भी डिक्रीज होती है। जैसा कि ग्रुप 16 में भी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, वैसे ही ग्रुप 17 में भी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। उसके बाद में ये जो मेल्टिंग पॉइंट का टेबल है ये डिलीट है, तो ये आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये टेबल भी डिलीट है, ये भी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। उसके बाद में है ग्रुप 18 का एलिमेंट। अब ग्रुप 18 का एलिमेंट भाई मोनो एटॉमिक है, वो अपने आप में स्टेबल है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो क्यों किसी के साथ में रिएक्शन दिखाएंगे, इसलिए उनको केमिकल इनर्ट बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिए कि जो भी ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, EO2 टाइप का ऑक्साइड और EO3 टाइप का ऑक्साइड। ऐसे 2 टाइप के ऑक्साइड जो होते हैं वो ग्रुप 16 के एलिमेंट बनाते हैं और शो करते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं EO2 टाइप का ऑक्साइड, मतलब जितने भी ग्रुप 16 के एलिमेंट है उनमें आप 2-2 ऑक्सीजन लगाएंगे। इसलिए देखो यहाँ पे मैंने सल्फर के साथ भी 2 ऑक्सीजन लगाया और सेलोनियम के साथ में भी 2 ऑक्सीजन लगाया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि अभी हम EO2 टाइप की ऑक्साइड की स्टडी कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही है, इसलिए मैंने दोनों तरफ ऑक्सीजन एक ही लगाए, 2-2 ही लगाए, समझ गए ना। इसकी भी रिएक्शन वाटर के साथ कराओ, इसकी भी। तो जब आप SO2 की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हो तो H2SO3 बनता है जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। और जब आप सेलोनियम की ऑक्साइड की रिएक्शन मतलब ही SeO2 की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हो तो H2SeO3 बनता है जिसका नाम है सेलेनियस एसिड।
ठीक है। इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और TO2 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में अब हम डिस्कस कर रहे हैं EO3 टाइप के ऑक्साइड को। EO3 टाइप के ऑक्साइड में आपने ये देखा कि जितने भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम है, मतलब ग्रुप 16 के एलिमेंट है, अब इनके साथ में 3 ऑक्सीजन आएंगे। क्योंकि नाम ही है EO3 टाइप का ऑक्साइड, इसलिए अब हम इसके अंदर में 3 ऑक्सीजन लगाएंगे। इसकी भी रिएक्शन वाटर के साथ कराओ, इसकी भी रिएक्शन वाटर के साथ। जब आप SiO3 की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हो तो बनता है H2SiO4, जिसका नाम सेलेनिक एसिड होता है, क्योंकि आपने उसको सेलेनियम के ऑक्साइड से बनाया, इसलिए नाम है सेलेनिक एसिड। फिर आपने जब TiO3 की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो वो बनता है H6TeO6, जिसका नाम टेलुरिक एसिड होता है, क्योंकि आपने उसको टेलुरियम के ऑक्साइड से बनाया, इसलिए उसका नाम है टेलुरिक एसिड। उसके बाद में ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली वो आपको अलग अलग टाइप के ऑक्साइड दिखाते हैं। तो जैसे कि अगर आप ध्यान से देखते हो तो फ्लोरीन जो होता है, क्योंकि ग्रुप 17 में टोटल ये सारे एलिमेंट आते हैं, फिर कल, बाहर, आई एंड डी, ये सब है आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट। तो उसमें से हम लोग बात कर रहे हैं फ्लोरीन की। वो 2 टाइप के ऑक्साइड बनाता है, OF2 और O2F2। क्लोरीन जो होता है वो टोटल 4 टाइप के ऑक्साइड बनाता है, Cl2O, Cl2O2, Cl2O6, Cl2O7। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि राइट द ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, राइट वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। तो आपको लिखते आना चाहिए कि कौन से 4 ऑक्साइड है जो क्लोरीन फॉर्म करता है। इसमें से आपको ये भी पॉइंट MCQ के लिए पूछा जा सकता है कि Cl2O जो होता है वो बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट का काम वाटर के ट्रीटमेंट में होता है, वाटर के प्यूरिफिकेशन में होता है। इसी के साथ साथ पल्प और टेक्सटाइल्स, मतलब कि कपड़े की इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल फैक्ट्री में भी Cl2O का एज ए ब्लीचिंग एजेंट काम किया जाता है, यूज लिया जाता है। और वाटर के ट्रीटमेंट में, उसके प्यूरिफिकेशन में भी Cl2O ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। ब्रोमीन जो होता है वो आपको 3 टाइप के ऑक्साइड दिखाता है, Br2O, BrO2, BrO3। जो भी आयोडीन होता है, आयोडीन के आपको दिखाता है अलग अलग ऑक्साइड, I2O4, I2O5, I2O7। ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस की, हैलोजेंस के साथ में कैसे क्या रिएक्टिविटी होती है। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप से, अलग अलग नंबर में हैलोजेंस के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि ग्रुप 16 का जो एलिमेंट है वो EX6 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, EX4 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, EX2 फॉर्म में। मतलब पहला केस ये है कि ग्रुप 16 का एलिमेंट 2 हैलोजन के साथ में जुड़ेगा, सेकंड केस ये है ग्रुप 16 का एलिमेंट 4 हैलोजन के साथ जुड़ेगा, और थर्ड केस ये भी है कि ग्रुप 16 का एलिमेंट 6 हैलोजन के साथ में जुड़ेगा। तो ऐसे 3 अलग अलग फॉर्म देखने को मिलते हैं। अब देखो, पहला है हेक्साहलाइड। हेक्सा मतलब ही जब आपका ग्रुप 16 का एलिमेंट 6 हैलोजन के साथ में अटैच होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हेक्साहलाइड, इसलिए मैंने इसको हेक्साहलाइड बोला है। तो ये जो तीनों के तीनों फॉर्म है ये EX6 के हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप 16 का एलिमेंट 6 हैलोजन के साथ जोड़ रहा है, इसलिए उसको बोला गया है हेक्साहलाइड। और यहाँ पे स्टेबिलिटी दे रखी है हेक्साहलाइड्स की, सबसे ज़्यादा फ्लोराइड की होती है, फिर क्लोराइड की, फिर ब्रोमाइड की और फिर आयोडाइड की। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टेट्राहैलाइड की। इसका नाम ही है टेट्रा, टेट्रा का मतलब ही 4 होता है, मतलब ही अब हम EX4 के टाइप से देख रहे हैं। तो EX4 में ग्रुप 16 का जो एलिमेंट है वो 4 हैलोजन के साथ में जुड़ेंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया है टेट्राहैलाइड। ठीक है। और टेट्राहैलाइड का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। उसके बाद में नेक्स्ट है डाइहैलाइड, मतलब अब हम EX2 टाइप के हैलाइड की बात कर रहे हैं। डाइहैलाइड का नाम ही है डाई, डाई का मतलब ही 2 होता है, मतलब अब जो भी आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो 2 हैलोजन के साथ में जुड़ेंगे, इसलिए उसका नाम है डाइहैलाइड। ठीक है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो भी sp3 ही होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है सेलेनियम के, जिसमें सेलेनियम का डाइहैलाइड से टेट्राहैलाइड में कन्वर्शन हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट की। तो जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन्स के साथ में आपको अलग अलग टाइप के कंपाउंड दिखाता है। पहला है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देख लेते हैं एक बार। तो जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ में आपको अलग अलग कंपाउंड दिखाते हैं। देखो कैसे, सबसे पहला है XX1, फिर है XX3, फिर है XX5 और फिर है आपका XX7। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की,
और वो चीज़ ये ऑब्जर्व की कि सभी जगह आपको ऑड नंबर दिख रहे पहले आपको, और इसका जनरल फॉर्म होता है XXN, मतलब सेकेंड वाले हेलोजन के नीचे में आप n नंबर लगाते हो और फर्स्ट वाले हेलोजन को एज इट इज रखते हो। तो हर जगह पे फर्स्ट वाला हेलोजन एज इट इज है और सेकेंड वाले हेलोजन के नीचे में आपने नंबर लगाया। पहले आपने लगाया 1 3 5 7। आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ऑड नंबर जो होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, 1 3 5 7। तो बस ये भी 1 3 5 7 फॉर्म में ही ये होता है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़, दिमाग में अच्छे से फिट कर लो कि ये आपको अलग अलग फॉर्म कैसे दिखा रहा है, 1 3 5 7 के फॉर्म में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो भी आपको ग्रुप 18 के एलिमेंट है, जनरली तो वैसे कोई हाइड्रोजन के साथ में वो रिएक्शन नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो मोनो एटॉमिक है, अपने आप में ही स्टेबल है, केमिकली इनर्ट है। बट ज़ीनॉन जो है वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो बहुत सारे रिएक्शन शो करता है। तो ज़ीनॉन जो होता है वो फ्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है और वो फॉर्म करता है XeF2 वाला एक कंपाउंड, ठीक है, जिसको हम ज़ीनॉन ट्राइफ्लोराइड भी बोलते हैं। फिर अब हम लोग देख रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, मतलब ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, ग्रुप 17 के एलिमेंट और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स मेटल्स के साथ में कैसे क्या रिएक्ट करते हैं वो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो जितने भी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलोडियम, ये सारे के सारे ग्रुप 16 के एलिमेंट है, ये अलग अलग मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं। पहले जब ये रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम के साथ तो वो फॉर्म करता है Al2O3, जिसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। जब हम लोग सेकेंड मेटल कॉपर के साथ में सल्फर की रिएक्शन करते हैं तो वो फॉर्म करता है CuS, जिसको हम कॉपर सल्फाइड बोलते हैं। और जो थर्ड ग्रुप 16 का एलिमेंट है मैग्नीशियम, जब हम लोग उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करते हैं तो वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम सेलेनाइड, मतलब कि MgSe। यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो ये है कि ग्रुप 16 के अलग अलग एलिमेंट की रिएक्शन हमने अलग अलग मेटल के साथ कराई। एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है, मैग्नीशियम भी एक मेटल है। उसके बाद में अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या ग्रुप 17 के एलिमेंट्स मेटल्स के साथ में रिएक्ट करेंगे। पहले हमने देखा ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कैसे क्या मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कैसे क्या रिएक्टिविटी शो करते हैं मेटल्स के साथ में। तो क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो ग्रुप 17 के एलिमेंट है। फ्लोरीन को जनरली हम लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ फ्लोरीन जो होता है उसके जो रिएक्शंस होते हैं वो बस्ट भी हो सकते हैं, मतलब आग लग सकती है, वहाँ पे बहुत हजार्डियस होता है। तो इसलिए बेटर होता है कि हम फ्लोरीन को नहीं लेते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन को ले लेते हैं। तो अब ये ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है ये मेटल्स के साथ, जैसे कि सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन शुरू कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं NaCl और MgBr2। फिर आपको ये भी याद रखना है कि जो भी आयोनिक कैरेक्टर होता है सारे के सारे हैलाइड का, वो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है। याद रखना, आयोनिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है। उसके बाद हम लोग और आगे देख रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि जो भी कोवलेंट कैरेक्टर रहता है, हमेशा ये चीज़ दिमाग में अच्छे से फिट करना कि जो भी कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को। दिमाग में फिट कर लो इसको कि कोवलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अगर कोवलेंट कैरेक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू है ज़्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर का वैल्यू भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। अब ज़रा इधर ध्यान दो। आपने यहाँ पे ये देखा भाई कि अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहाँ पे SN जो है, मतलब टीन जो है वो 2 क्लोरीन से अटैच है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। यहाँ पे ये 4 क्लोरीन से अटैच है तो +4। सेकेंड केस में PB 2 क्लोरीन से अटैच है तो +2। यहाँ पे ये 3 क्लोरीन से अटैच है तो +3। यहाँ पे PB 4 क्लोरीन से अटैच है तो +4। यहाँ पे जो SB है, मतलब जो एंटीमनी है, वो 5 क्लोरीन से अटैच है तो +5। अब आपने यहाँ पे ये देखा कि कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ज़्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। तो इन दोनों में इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। इन दोनों में इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है और इन दोनों में इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज़्यादा। जैसे इसका 2 है, इसका 4 है, तो 4 ज़्यादा, 4 बड़ा नंबर है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है ज़्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी रहेगा ज़्यादा। उसके बाद में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलोट्रोपिक फॉर्म को। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि जो भी टेलोरियम होता है वो 2 एलोट्रोपिक फॉर्म दिखाता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस।
पोलोनियम जो होता है वो भी आपको दो एलोट्रोपिक फॉर्म दिखाता है, अल्फा और बीटा फॉर्म। और सल्फर भी आपको दो एलोट्रोपिक फॉर्म दिखाते हैं, रोम्बिक सल्फर और इसी के साथ साथ मोनोक्लिनिक सल्फर। याद रखना, रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर भी बोलते हैं और मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर भी बोला जाता है। फिर आपको बोल रखा है कि सल्फर जो होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों शो करता है। तो याद रखना कि जैसे ऑक्सीजन के नीचे में सल्फर आता है। अब अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के O2 मॉलिक्यूल की और सल्फर के H2 मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ये बात सभी को अच्छे से पता है, क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। अब ऑक्सीजन के नीचे एग्जैक्टली सल्फर है और फॉर्मूला भी सेम है, मतलब H2 जो है वो भी कैसा नेचर का रहेगा, पैरामैग्नेटिक। बट अगर मैं S8 की बात करूँ तो वो होता है डायमैग्नेटिक नेचर का। तो ये यहाँ से MCQ आ सकता है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद कर लेनी है कि S2 जो होता है वो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर को, जिसमें है रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स आपको एज इट इज रट्टा मारना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं। सिर्फ आप याद रखो कि इसका नाम है रोम्बिक सल्फर, तो ये आपको पेल येलो कलर दिखाता है ना, मतलब लाइटिश येलो। और मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है वो आपको ब्राइट येलो कलर दिखाता है। रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर भी बोलते हैं और मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर भी बोलते हैं। रोम्बिक का नाम ही है रोम्बिक, मतलब इसमें ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स होते हैं, और मोनोक्लिनिक का नाम है मोनोक्लिनिक, मतलब इसमें नीडल शेप के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको चेयर फॉर्म और रोम्बिक सल्फर के कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे, जो आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स मतलब ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, और एसिड का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन है, और ये होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड्स हैं अलग अलग एलिमेंट के, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका नाम है ऑक्सो एसिड, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, तो ये है पहला सल्फोरस एसिड, जिसका नाम है H2SO3, जिसको ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करती हूँ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की, तो एक चीज फिट कर लो कि ये जो स्ट्रक्चर है ये रॉन्ग है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिया है, बट एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन आता है, दूसरा ऑक्सीजन है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बुक में रॉन्ग दिया है, यहाँ पे आपको एक ही ऑक्सीजन चाहिए, उसको करेक्ट कर लेना। उसके बाद में पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला H2SO5, उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2S2O8। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एब्सोल्युटली गलत स्ट्रक्चर है, जो कि बुक में गलत दिया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, आप टेंशन मत लो। और लास्ट है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायो का मतलब सल्फर भी आ रहा है, इसलिए इसमें दिख रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, क्योंकि इसका नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब जो स्ट्रक्चर गलत दे रखा है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड को, जिसका फॉर्मूला है H2S2O8। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सल्फर 2, मतलब मैंने 2 सल्फर को सबसे पहले ड्रॉ किया, क्योंकि सल्फर मुझे 2 दिख रहे हैं। उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखते हो तो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2, इसलिए मैंने हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 लगा दिए, क्योंकि हाइड्रोजन में मुझे 2 दिख रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से ऑक्सीजन को देखते हो तो ऑक्सीजन आपको 8 दिख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, समझ गए ना। ये हुआ आपका थर्ड ऑक्सीजन, फोर्थ ऑक्सीजन, फिफ्थ ऑक्सीजन, सिक्स्थ ऑक्सीजन, ये हुआ 7 और ये हुआ 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और बुक में यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर को गलत दिया है, तो ये स्ट्रक्चर आप मत पढ़ना, ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ना। ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, जिसको अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और ये सारे के सारे जितने भी ऑक्सो एसिड्स दे रखे हैं, ये सारे के सारे ऑक्सो एसिड्स जो है ये हैलोजेंस के हैं। हैलोजेंस आपको अलग अलग टाइप के ऑक्सो एसिड्स शो करता है। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सो एसिड्स जो दे रखे हैं वो क्लोरीन के हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो अभी ये सारे के सारे ऑक्सो एसिड है क्लोरीन के, मतलब क्लोरीन आपको ऑक्सो एसिड दिखाता है। पहला है HOCl, फिर HOClO, HOClO3, HOClO4। तो कुछ भी नहीं करना है, पहले Cl था 1, HOCl1,
फिर आपको दिख रहा है HO, एक सेकेंड, इसको आप ऐसे लिखो ना HClO। तो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, देखो मैं आपको समझा के देती हूँ कैसे कि आपको लिखना है। पहला जो ऑक्सो एसिड था वो था HClO, जिसको आप HOCl भी लिख सकते हो, तो HClO1। सेकेंड ऑक्सो एसिड है HClO2, थर्ड ऑक्सो एसिड है HClO3 और फोर्थ है HClO4। तो बस आपने कुछ भी नहीं किया, नीचे से ऊपर से नीचे आपने ऑक्सीजन को एक एक नंबर से बढ़ाया, पहले O1 फिर O2 फिर O3 फिर O4। लेकिन याद रखना स्ट्रक्चर यहाँ से पेपर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक स्ट्रक्चर आपको पेपर में एक तो सल्फर के ऑक्सो एसिड से पूछा जाएगा, जो मैंने अभी आपको सारे स्ट्रक्चर्स बताए, या तो क्लोरीन के ऑक्सो एसिड से। हर साल ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में देखने को मिलता ही है। उसके बाद में अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं आगे की गाइस, वो है आपके डाई ऑक्सीजन की, जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो डाई ऑक्सीजन जो है वो पूरा तरीके से डिलीट हो गया है। तो डाई ऑक्सीजन के कोई भी रिएक्शन या उसका प्रिपरेशन, वो कुछ भी आपको डिस्कस या स्टडी नहीं करना है। रीजन ये है क्योंकि डाई ऑक्सीजन जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि जब डाई ऑक्सीजन डिलीट हो गया तो उससे रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका प्रिपरेशन सब कुछ डिलीट हो गया है। डाई ऑक्सीजन का ये वाला क्वेश्चन भी आपको डिस्कस नहीं करना है। सिंपल ऑक्साइड्स मतलब कि एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, ये भी डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये सब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद ही तो फॉर्म हो रहे हैं। अब ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो सब क्या से हुआ। लेकिन ओजोन है, इसलिए ओजोन को आपको छोड़ना नहीं है, उसको करना है, क्योंकि ओजोन डिलीट नहीं हुआ है। अब ओजोन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है O3 और वो एक एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का। लेकिन ओजोन आपके सिलेबस में है तो आपको याद रखना है। ओजोन कैसे फॉर्म होता है, जब O2 एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये है O2 और ये है O1, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, और उससे आपका फॉर्म हो रहा है O3। आप सभी को पता है कि ओजोन जो होता है हमारे अर्थ के सरफेस पर आने वाले हार्मफुल रेडिएशंस, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, उनसे हमको प्रिवेंट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, मतलब आप ओजोन को कैसे क्या फॉर्म करोगे। तो याद रखना, जब आप डाई ऑक्सीजन को लेते हो तो डाई ऑक्सीजन जो होता है वो लेबोरेटरी में हम लोग अलग अलग रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करके। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को मतलब ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करते हो लेबोरेटरी में, तो वो ऑक्सीजन से ट्राई ऑक्सीजन मतलब ही ओजोन फॉर्म होता है। प्योर ओजोन जो होता है उसका कलर होता है ब्लू गैस के फॉर्म में, याद रखना है। और इसी के साथ साथ मतलब प्योर ओजोन पेल ब्लू गैस के फॉर्म में आपको दिखता है, या तो डार्क ब्लू लिक्विड के फॉर्म में आपको दिखता है, या तो वॉयलेट ब्लैक सॉलिड के फॉर्म में दिखता है। और ओजोन डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। ओजोन का स्मेल बहुत खराब होता है, मतलब बहुत ही अलग ही होता है। अगर आपने उसको इनहेल कर लिया तो आपको हेडेक बहुत ज्यादा होगा और इसी के साथ साथ नौशिया वोमिटिंग्स भी होने के चांसेस है। उसके बाद में वो आपको बोल रहा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज डेंजरसली एक्सप्लोजिव। आप सभी को ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि ओजोन की अगर मैं बात करूं तो डाई ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छा है क्योंकि वो हम इनहेल करते हैं, बट ओजोन हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ओजोन क्या होता है, ओजोन जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। अब वो ऑक्सीजन और O2 के फॉर्म में वो टूट जाता है। जब वो टूटता है तो उससे ऑक्सीजन जो देखो ये O3 है, अब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल से स्टेबल बनने की कोशिश करेगा। तो इससे ऑक्सीजन तो बन रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे जो सिंगल ऑक्सीजन है जो कि नेसेंट ऑक्सीजन है वो बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गाइस कि जो O3 है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम उसको इनहेल नहीं कर सकते। जो O2 है उसको हम इनहेल कर सकते हैं, लेकिन जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो भी हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसको भी हम इनहेल नहीं करते। मतलब ऑक्सीजन के 3 फॉर्म है, O3, O2 और O, उसमें से सिर्फ O2 ही हमारे लिए अच्छा है क्योंकि उसको हम इनहेल कर सकते हैं, O3 को हम इनहेल नहीं कर सकते। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, जो हम लोग एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ड मार्क करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर साल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी तो क्लोरीन की आती है या तो ओजोन की आती है। तो करना कुछ भी नहीं कि जो भी O3 मॉलिक्यूल है तो वो 2 पार्ट में टूटता है, ऑक्सीजन और O2। याद रखना ये जो सिंगल ऑक्सीजन है इसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। जब ये नेसेंट ऑक्सीजन मतलब सिंगल वाला ऑक्सीजन किसी कलर्ड मैटर, जैसे कि अगर मैं सपोज बात करूँ पत्ता गोभी की, तो पत्ता गोभी का कलर ग्रीन है,
जब ये पत्ता गोभी का ग्रीन कलर जो है, मतलब कि ये पत्ता गोभी के अगर कांटेक्ट में ये वाला नेसेंट ऑक्सीजन मतलब कि O अगर आ जाता है तो वो पत्ता गोभी जो है वो हरे कलर से कलरलेस बन जाएंगी। तो याद रखना कि कलर्ड मेटल के अंदर में जब भी आप नेसेंट ऑक्सीजन को डालते हो तो वो कलरलेस बन जाता है। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे बेसिकली ब्लीचिंग होता है एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर के प्रेजेंस में। फिर नेक्स्ट है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे H2O2 को रिड्यूस किया गया H2O में बाय ओजोन, और BaO2 को भी रिड्यूस किया गया BaO में बाय ओजोन, मतलब कि O3। फिर नेक्स्ट है ओजोन डिप्लेशन। ये सभी आपको बहुत अच्छे से पता है, तो मुझे ओजोन डिप्लेशन के बारे में ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है, वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन अच्छे से कर लेना कि ओजोन का स्ट्रक्चर O3 जो होता है, ये 3 ऑक्सीजन ऐसे अरेंज होते हैं, और ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है ओजोन का स्ट्रक्चर। अब ओजोन के बहुत सारे यूजेस हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि ओजोन को हम लोग एयर प्यूरिफिकेशन में, सिनेमा हॉल्स में, टनल्स में, रेलवेज में यूज करते हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल में बहुत सारे लोग एक ही जगह पे बैठे होते हैं। तो अगर बहुत सारे लोग भाई एक ही जगह पे बैठे रहेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी ना, तो एयर प्यूरिफिकेशन भी तो लगता है, इसलिए हम वहाँ पे ओजोन का यूज करते हैं। अब ड्रिंकिंग वाटर में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो ओजोन जो होता है वो उनको किल कर देता है। ब्लीचिंग करने के लिए ऑयल्स को, स्टार्च को, आइवोरी को भी हम लोग ओजोन का यूज करते हैं। और सिंथेटिक कैम्फर मतलब ही कपूर को बनाने के लिए, पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के लिए हम लोग ओजोन का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कि इसका नाम ही है सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब सल्फर और डाइऑक्सीजन इसमें आता है, इसलिए इसको बोला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को आप सल्फर से बना सकते हो। कैसे? जब आप सल्फर की रिएक्शन डाइऑक्सीजन के साथ में करते हो तो उससे क्या बनता है, S+O2 gives SO2। इसी के साथ साथ आप Na2SO3 में H2SO4 डाल के भी Na2SO4 वाटर और SO2 बना सकते हो। नेक्स्ट है सल्फाइड, मतलब आप अलग अलग मेटल के सल्फाइड लो, जैसे जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, उसमें आप ऑक्सीजन को डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ये जो जिंक है ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये सल्फर भी। तो यहाँ पे एक तो फॉर्म होगा मेटल का ऑक्साइड और सल्फर का भी ऑक्साइड। यहाँ पे भी फॉर्म होगा मेटल का ऑक्साइड और यहाँ पे भी फॉर्म होगा सल्फर का ऑक्साइड। तो करना कुछ भी नहीं है, आप मेटल के सल्फाइड की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मेटल का ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर का ऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है सल्फर डाइऑक्साइड की, जो कि पूरी थ्योरी है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस होती है, उसका स्मेल पंजेंट होता है, पॉइजनस नेचर की होती है और वाटर में सोल्यूबल होती है। फिर नेक्स्ट है उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ। SO2 गैस क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट होती है तो वो फॉर्म करती है SO2Cl2, जिसको हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड भी बोलते हैं। अब जब SO2 गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है तो वो SO3 गैस फॉर्म करती है। इन द सेम फैशन जब SO2 गैस NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो वो Na2SO3 को फॉर्म करता है। उसके बाद में जो भी आपकी SO2 गैस है वो Na2SO3 के साथ में और भी रिएक्ट करती है और फॉर्म करती है NaHSO3। अब हम लोग देख रहे हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को, मतलब SO2 जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। याद रखना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब वो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करवाएगा। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि Fe+3 से कन्वर्शन हो रहा है Fe+2 में। पहले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट था +3, अब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। मतलब आपने यहाँ पे ये देखा कि जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है मतलब ही उस एलिमेंट का या उस आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब ही आपने यहाँ ये देखा कि पहले आयरन +3 में था, अब आयरन +2 में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ मतलब ही चार्ज डिक्रीज हुआ, मतलब ही रिडक्शन हो रहा है। और ये रिडक्शन किसने कराया, SO2 ने करवाया, मतलब ही SO2 क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। आई होप सभी को ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही है। नीचे वाले रिएक्शन में वही चीज हो रही है। फिर SO2 का स्ट्रक्चर दिया, जैसे ओजोन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वैसे SO2 का भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी याद रखना है कि SO2 के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम और शुगर को रिफाइन करने के लिए, वूल और सिल्क को ब्लीच करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट की तरह, प्रिजर्वेटिव की तरह और H2SO4 के मैन्युफैक्चरिंग में भी।
उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो है सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग, जिसको बोला जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर साल पेपर में 3 मार्क के लिए ये चीज पूछी जाती है कि एक्सप्लेन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये डायग्राम आपको नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम ही डिलीट हुआ है, याद रखना प्रोसेस डिलीट नहीं हुई है। तो सबसे पहली स्टेप में देखो आपको करने का क्या है। इसमें टोटल 3 स्टेप होती है जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली स्टेप जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं करना है, सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और SO2 फॉर्म करता है। यहाँ पे थोड़ा सा टफ दिया, मैं आपको इजी करके बता रही हूँ। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जो भी SO3 SO2 बना है वो फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 और वो फॉर्म करता है SO3। मतलब पहले सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बनाया SO2। सेकेंड स्टेप में जो SO2 फॉर्म हुआ उसने फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटॉक्साइड और उसने फॉर्म किया SO3। अब थर्ड स्टेप में देखो क्या होता है, जो भी SO3 फॉर्म हुआ है वो SO3 एडजॉर्ब होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 में। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है। और इससे फॉर्म क्या होता है, इससे फॉर्म होता है आपका डाइल्यूट H2SO4 जो कि हम लोगों को चाहिए। तो इस तरीके से आपके टोटल 3 स्टेप्स होते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस पेपर में हर साल आती है और ये 3 मार्क के लिए आती है क्योंकि इसमें टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, इसलिए 3 मार्क के लिए ही पूछा जाता है। तो बुक के इतने सारे स्टेप्स नहीं कि तो भी चल जाएंगे। पहली स्टेप सल्फर में ऑक्सीजन डाल के SO2, सेकेंड स्टेप SO2 में ऑक्सीजन डाल के SO3, थर्ड स्टेप SO3 में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के आप बनाते हो H2SO4 को। और ये वाला H2SO4 99% प्योर भी होता है और इसी के साथ साथ इसका अमाउंट भी कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसिडिक प्रॉपर्टी को। एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होगा कि जो भी H2SO4 है वो एसिड के जैसा एक्ट करेगा। और एसिड हमेशा क्या डोनेट करता है, H+ आयन डोनेट करता है, मतलब ही H3O+ आयन फॉर्म करता है। याद रखना एसिड की कैरेक्टरिस्टिक ये रहती है कि एसिड हमेशा H+ आयन डोनेट करता है और H3O+, क्योंकि H+ आयन ही H3O+ आयन के जैसा होता है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, वो किसी दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन करवाएगा। जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ने कॉपर का ऑक्सीडेशन करवाया और कॉपर का ऑक्सीडेशन करवा के कॉपर का कन्वर्शन काय ने किया CuSO4 में। तो अभी आपको समझ रहा होगा, पहले कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर था 0 और अब कॉपर का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करती हूँ तो वो है +2। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे ये देखा कि पहले कॉपर Cu था जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, अब कॉपर CuSO4 के फॉर्म में जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मतलब ही रिएक्शन के अंदर में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है मतलब ही आप उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलते हो। और ये ऑक्सीडेशन किसने करवाया, H2SO4 ने करवाया। मतलब यहाँ पे H2SO4 इस रिएक्शन में किसके जैसा एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा, क्योंकि जो दूसरों को ऑक्सीडेशन करवाता है हम लोग उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे है +4, मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ और ये करवाया H2SO4 ने क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है बट यहाँ पे +4 है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और करवाया H2SO4 ने क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन द सेम फैशन डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको उसको बहुत अच्छे से करना है। डी का मतलब होता है रिमूव करना और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर को रिमूव करना। जब आप वाटर को रिमूव करते हो तो उस प्रॉपर्टी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिया गया है सुक्रोज को, मतलब ही शुगर को, क्योंकि सुक्रोज को ही शुगर बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब आप उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 को डालते हो तो कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब ही सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से वाटर को रिमूव करता है। और जब आप सुक्रोज में से वाटर को रिमूव करते हो तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का कार्बन ही बचता है। तो इसका मतलब सुक्रोज से वाटर रिमूव हुआ, इसलिए इसका मतलब सुक्रोज से वाटर रिमूव हुआ। वाटर रिमूव होना मतलब ही डिहाइड्रेशन होना। तो सुक्रोज का डिहाइड्रेशन हुआ और किसने करवाया, कंसंट्रेटेड H2SO4 ने, इसलिए उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। इन द सेम फैशन जो भी H2SO4 है
वो अलग अलग सॉल्ट्स के साथ में भी रिएक्ट करता है और अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ यूजेस दिए कि उसको पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, मेटालर्जी में, पेंट्स को बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए, लेबोरेटरी में भी उसको यूज करते हैं, बैटरीज में भी उसको यूज करते हैं। ऐसे उसके बहुत सारे यूजेस हैं। आप कोई भी 4 यूज उसके अच्छे से याद कर लो, जितने भी यूजेस आ रहे हैं हर तरफ आप 4 यूज याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में जो भी क्लोरीन है वो डिलीट नहीं हुआ है तो क्लोरीन आपको पढ़ना है। तो क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है कि क्लोरीन को बनाने के अलग अलग तरीके। आप मैंगनीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर HCl के साथ कराते हो तब भी आपकी क्लोरीन गैस फॉर्म होती है, या तो आप KMnO4 की रिएक्शन HCl के साथ कराते हो तब भी आपकी क्लोरीन गैस फॉर्म होती है। मतलब एक चीज आपको ये याद रखना है कि अगर आपको क्लोरीन गैस फॉर्म करना है तो रिएक्टेंट के अंदर में भी कोई ना कोई ऐसा रिएक्टेंट देना चाहिए आपको जो जिससे आपकी क्लोरीन गैस बन सके। तो जनरली क्लोरीन गैस बनाने के लिए हम लोग HCl का यूज करते हैं अलग अलग कंपाउंड के साथ में। फर्स्ट रिएक्शन में भी आपने HCl का यूज किया MnO2 के साथ में, तब जाके क्लोरीन बना। सेकेंड रिएक्शन में भी आपने HCl का यूज किया KMnO4 के साथ में, तब जाके आपका क्लोरीन वहां पे बना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है डियाकॉन्स प्रोसेस। डियाकॉन्स प्रोसेस में आप HCl की रिएक्शन, क्योंकि HCl तो भाई लगेगा ही लगेगा, HCl की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, तब जाके उससे भी आपका वहां पे क्लोरीन फॉर्म हो रहा है। फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है क्लोरीन की कि क्लोरीन एक हमेशा ग्रीनिश येलो गैस होती है, उसका स्मेल काफी खराब पंजेंट होता है और वो स्मेल सुनने के बाद आपको काफी सफोकेशन होता है, पॉइजनस नेचर का होता है और ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। फिर क्लोरीन की रिएक्शन अलग अलग एलिमेंट के साथ करें। जब आप एल्यूमिनियम के साथ कराते तो वो AlCl3 फॉर्म करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो ग्रुप 13 का एलिमेंट है और 13 में 3 होता है, इसलिए जितने भी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है वो 3 क्लोरीन के साथ जुड़ते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ सोडियम की, तो सोडियम ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, मतलब उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, इसलिए वो एक ही क्लोरीन के साथ में जुड़ा। वही अगर मैं आयरन की बात करती हूँ तो आयरन जो होता है वो भी 3 क्लोरीन के साथ में जुड़ता है। ग्रुप 1 के एलिमेंट 1 क्लोरीन के साथ जुड़ते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट 2 क्लोरीन के साथ, ग्रुप 13 में 3 नंबर होता है, इसलिए वो 3 क्लोरीन के साथ में जुड़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्लोरीन के कुछ रिएक्शन जो है वो नॉन मेटल के साथ में दिए, जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर नॉन मेटल्स होते हैं, तो उनके साथ में भी आपका क्लोरीन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के साथ में भी क्लोरीन रिएक्ट करके HCl बनाता है। याद रखना, जब आप क्लोरीन की रिएक्शन कभी भी अगर हाइड्रोजन के साथ में कराएंगे तो वो हमेशा HCl ही फॉर्म करता है। फिर यहाँ पे 2 रिएक्शन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है रिएक्शन विद अमोनिया। दोनों में ही क्लोरीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ में ही हो रही है, लेकिन फर्स्ट केस में अमोनिया एक्सेस में है और सेकेंड केस में क्लोरीन एक्सेस में है। अब ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि पहले भी रिएक्शन में अमोनिया और क्लोरीन ही है और सेकेंड भी रिएक्शन में अमोनिया और क्लोरीन ही है, लेकिन फर्क इस बात का है कि पहले रिएक्शन में जब आपने अमोनिया को एक्सेस में लिया, एक्सेस का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो ऐसे केस में आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो फॉर्म हुआ है NH4Cl प्लस नाइट्रोजन। सेकेंड केस में जब आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया तो आपने वहां पे ये देखा कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो हुआ है NCl3 प्लस HCl। उसके बाद में अल्कली के साथ में भी क्लोरीन रिएक्ट होता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोनों केसेस में क्लोरीन की रिएक्शन NaOH के साथ में ही हो रही है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। बट फर्स्ट रिएक्शन में आपने जो NaOH लिया है वो कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया है, इसलिए प्रोडक्ट NaCl प्लस NOCl बना। लेकिन सेकंड केस में आपने NaOH हॉट और कंसंट्रेटेड लिया तो NaCl प्लस NaClO3 बन रहा है। तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जब आप NaOH को कोल्ड और डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे तो प्रोडक्ट डिफरेंट बना, जबकि रिएक्टेंट दोनों में ही सेम है NaOH प्लस Cl2। और जब आपने NaOH को हॉट और कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया तो NaCl प्लस NaClO3 बना। ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये वाली, इसको बोला जाता है प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये CaOCl2 को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं और इस रिएक्शन में आप ब्लीचिंग पाउडर को बना रहे हो क्लोरीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके, तो इस रिएक्शन को प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के नाम से बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लोरीन की रिएक्शन आपने हाइड्रोकार्बन के साथ करवाई, ये रिएक्शन आप लगभग बहुत बार करवा चुके हो। इसी के साथ साथ फिर हम लोग क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब क्लोरीन जो है वो अलग अलग कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, इसलिए आप उसको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बोलते हो। इससे पहले हम लोगों ने ब्लीचिंग प्रॉपर्टी देखी थी ओजोन की, अब हम ब्लीचिंग प्रॉपर्टी देख रहे हैं क्लोरीन की। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो पहले क्लोरीन जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट होकर HCl और HOCl बना रहा है, फिर HOCl का डिसोसिएशन होकर नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा है। अगर आपको याद होगा तो ओजोन O3 में भी नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा था जो कि सिंगल ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे भी नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा है। जब ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी कलर्ड मैटर के साथ में आएगा, जैसे पत्ता गोभी का कलर हरा है तो वो हरे पत्ता गोभी को कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि वहां से उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर क्लोरीन के कुछ यूज दे रखे कि उसको हम प्यूरिफिकेशन में, ब्लीचिंग में, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज में यूज करते हैं। उसके बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड वाला जो पार्ट है वो पूरी तरीके से डिलीट हो गया है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी हाइड्रोजन क्लोराइड के कोई भी रिएक्शन आपको नहीं पढ़ना है, वो सब डिलीट हो गया। उसके बाद में इंटर हैलोजन कंपाउंड है। जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ में कोई कंपाउंड बनाता है तो उसको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड को ऑलरेडी हम लोग थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि उसका फॉर्म होता है XX1, XX2, XX3, XX5, XX7। अभी हमने थोड़ी देर पहले उसको डिस्कस किया था। वही वाली चीज ये है, XX1, 3, 5, 7। मैंने आपको बताया था ना कि हमेशा यहाँ पे ऑड नंबर आते हैं और ये सब उसके एग्जाम्पल्स है। चलिए आगे देखते हैं। फिर ना आगे है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, जो कि आप जस्ट पढ़ लेना तो बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने लायक है नहीं। इंटर हैलोजन कंपाउंड जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी थिंग है। यहाँ पे कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड के प्रिपरेशन दिया है कि कैसे क्या आप उनको प्रिपेयर करेंगे, बहुत ज्यादा आसान है, ये आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में दिया है, जैसे यहाँ पे आपको दिया थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में कि इंटर हैलोजन कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और वहाँ पे अलग अलग कुछ रिएक्शंस दी। फिर यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है XX1 और XX3। जाहिर सी बात है ये दोनों ही इंटर हैलोजन कंपाउंड है, लेकिन जो XX1 है उसको हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं उससे अलग अलग पॉलीहैलाइड्स का। बट जो XX3 है उसको हम फ्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, मतलब ऐसा एजेंट जो फ्लोरीन को डोनेट करता है, जो कि फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, और उसी को हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह भी यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड दे रखे हैं और इसी के साथ साथ उनका शेप भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो ICl जो है, जैसे कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट है ICl, तो यहाँ पे इसका नाम ICl2 है, सॉरी ICl, तो यहाँ पे एक ही क्लोरीन है ना, देखो इसका नाम है ICl, मतलब एक ही क्लोरीन रहेगा यहाँ पे, और इसका शेप आपको कैसा दिख रहा है, लीनियर, इसलिए इसका शेप लीनियर है। अगर मैं वही ClF3 की बात करती हूँ तो ClF3 कुछ आपको ऐसा शेप दिखाता है, ये Cl है और ये F है, तो ClF3 T फॉर्म में आपको दिख रहा है, इसलिए इसका नाम है T शेप। अगर मैं BrF3 की बात करती हूँ तो BrF3 भी आपको कुछ ऐसे फॉर्म में दिखता है। मतलब आपने यहाँ पे ये देखा कि पहले ये होना तो ऐसे चाहिए था, BrF3 होना तो ऐसे चाहिए था, मतलब टी शेप में होना चाहिए था, बट वो आपको बेंट फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए बेंट टी शेप। BrF5 जो है वो स्क्वायर पिरामिडल शेप दिखाता है और ClF5 स्क्वायर पिरामिडल की शेप दिखाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट दिए हुए, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको कैसे क्या कैलकुलेट करने का है। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है, अगर XX1 है मतलब जो ये वाला हैलोजन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, क्योंकि वो एक ही हैलोजन के साथ में अटैच है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ लेटस से IBr की, तो ये एक ही हैलोजन के साथ अटैच है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। इन द सेम फैशन ICl1 की, ये भी एक ही हैलोजन के साथ अटैच है तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। बट वही अगर मैं बात करती हूँ XX3 की, तो अब ये वाला जो हैलोजन है वो 3 हैलोजन के साथ अटैच है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो सपोज अगर मैंने बात की ClF3 की, तो ये 3 हैलोजन के साथ में अटैच है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इन द सेम फैशन BrF3 की अगर मैं बात करती हूँ, ये भी 3 हैलोजन के साथ अटैच है, इसलिए इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। वही अगर मैं बात करती हूँ XX5 की, तो यहाँ पे ये जो हैलोजन है 5 हैलोजन के साथ अटैच है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। तो इसको आप लोग ClF5 अगर मैं लिखती हूँ, तो ये जो क्लोरीन है ये 5 हैलोजन के साथ अटैच है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। सपोज मैंने लिया BrF5 को, तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो 5 फ्लोरीन के साथ अटैच है, इसलिए इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। सपोज अगर मैं बात करती हूँ XX7 की, तो यहाँ पे ये जो हैलोजन है वो 7 हैलोजन के साथ अटैच है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। अगर मैंने लिया IF7 को, तो यहाँ पे ये जो आयोडीन है ये 7 हैलोजन के साथ अटैच है,
तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। तो जितने हैलोजन के साथ में सेंटर वाला हैलोजन अटैच रहता है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बहुत बार आने के चांसेस होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ जेनॉन के रिएक्शन दे रखे हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जेनॉन जो होता है वो फ्लोरीन के साथ तो रिएक्ट कर रहा है। देखो हर तरफ जेनॉन फ्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करता है, मतलब रिएक्शन सभी सेम है बट प्रोडक्ट डिफरेंट है, क्योंकि रिएक्शन कंडीशन जो है उसका टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चेंज होते जा रहा है। और जैसे जैसे रिएक्शन कंडीशन चेंज होते जा रही है वैसे वैसे प्रोडक्ट भी डिफरेंट फॉर्म होते जा रहे हैं। समझ गए ना, भले रिएक्टेंट सेम है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ जेनॉन के फ्लोराइड्स और ऑक्सीफ्लोराइड्स दे रखे और उसके स्ट्रक्चर दिए हैं और यहाँ पे आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का है। तो वो अपन एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। जरा यहाँ पे देखना, सपोज अगर मैं बात करती हूँ XeF2 की, तो यहाँ पे जो जेनॉन है वो 2 फ्लोरीन के साथ में अटैच है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसलिए यहाँ पे भी आपको +2 दिखा है। अगर मैं XeF4 की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो जेनॉन है वो 4 फ्लोरीन के साथ में, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है +4। अगर मैं XeF6 की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो जेनॉन है वो 6 फ्लोरीन के साथ में अटैच है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है +6। बट अगर आपको ये भी बात बहुत अच्छे से याद रखना है कि ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा चार्ज होता है -2, ठीक है, याद रखना। अगर अब मैं बात करती हूँ XeO3 की, ध्यान देना, जरा ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपने यहाँ पे ये देखा कि जेनॉन जो है वो 3 ऑक्सीजन से अटैच है। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2, तो 3 ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा -6, मतलब इस जेनॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा +6। समझ गए ना। तो ऐसे आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, मतलब 3 2 6, तो जेनॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा +3। वही अगर मैं बात करती हूँ XeOF4 की, अब अगर आपको यहाँ पे जेनॉन का निकालना है तो सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है आप उसको X लो, बीच बीच में प्लस साइन, ऑक्सीजन एक ही है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, फिर से बीच बीच में प्लस साइन, फ्लोरीन के नीचे है 4 नंबर इसलिए 4 × और फ्लोरीन का चार्ज कितना होता है -1 = 0, तो X - 2 - 4 = 0, X - 6 = 0, X = +6। जब -6 लेफ्ट से राइट में जाएगा = के तो वो +6 बन जाएगा, इसलिए XeF4 में भी जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे कुछ जेनॉन के रिएक्शंस दे रखे हैं। ये रिएक्शन काफी आसान है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस चैप्टर वॉज वेरी बिग एज यू ऑल नो गाइस। दिस चैप्टर वॉज सो लेंथी, देयर वर सो मेनी concepts, everything was there, and it's very difficult to cover this chapter into 1 hour. So basically I have taken 1 hour 30 minutes. So this will certainly help you to to cope up with the exams, because in exams I know कि everybody is not dealing with this chapter. Everybody is going to skip this chapter, so there is no need to skip. At least my one suggestion to you कि you just go through the one shot video. This will certainly help you to build up those concepts that you will be skipping into the chapter. Let's stop here everyone. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. Till then keep watching my videos. Bye bye.